हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसको हम कॉमन पेपर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा कॉमन पेपर होता है जो ना केवल HI में साथ ही साथ ये IDT और BI के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये यूनिट और ये कोर्स होता है। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1.1 प्रॉपर रूप से पूर्ण रूप से हम इसे कंप्लीट करा देंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे बालक भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस सबसे पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1.1 कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपकी टोटल 4 यूनिट रह जाएगी, जिसको आपको यूनिट बाय यूनिट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो लेने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और फॉलो कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकलांगता। बेसिकली विकलांगता होती क्या है? देखिए, विकलांगता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति होता है ना, वो उसकी जो डेली रूटीन जो कार्य होता है ना, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे कि हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये ऐसी ये ऐसी शारीरिक व मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है, उसी को विकलांगता कहते हैं। देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना, ये जन्मजात भी हो सकती है। जो विकलांगता है, पहली बात, ये किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है ना। जब कोई व्यक्ति अपने जो डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं ना, उसको करने में समस्या वो देखता है कि हाँ भाई, मैं ये समस्या नहीं कर पा रहा, ये जो मैं डेली रूटीन के कार्य जो करता था वो नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है, उसी को हम विकलांगता कहते हैं। ये आप WHO के अनुसार परिभाषा भी पढ़ सकते हैं। इसमें बस ये बताया जा रहा है कि जो WHO कहता है, जो विकलांगता है, ये क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप जो विकलांगता होती है, उसी को हम विकलांगता कहते हैं। विकलांगता क्या होती है? ये क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। क्षति और अक्षमता को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि क्षति, अक्षमता और विकलांगता को पूर्ण रूप से परिभाषित कर चुके हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विकलांगता का इतिहास, है ना। तो दिव्यांगता को हम बेसिक रूप से जानेंगे, बुनियादी रूप से जानेंगे, जिससे कि हम दिव्यांगता है उसको हम सबसे पहले प्राचीन काल से जानते हैं कि दिव्यांगता क्या है। दिव्यांगता समाज के अलग थलग माने जाने वाला एक समूह है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि दिव्यांगों की दशा उस समय बहुत ही शोचनीय थी। उस समय उन्हें राक्षस, बुरी आत्मा, और पूर्व जन्म का पाप कहा जाता था। जो ये विकलांग व्यक्ति थे, हम उनको पूर्व समय में राक्षस, बुरी आत्मा और पूर्व जन्म का पाप कहकर पुकारते थे। उन्हें समाज से अलग व वंचित कर दिया जाता था। समाज द्वारा प्रारंभ से ही दिव्यांगता को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया है। साथ ही साथ लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ समय बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय और राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के विकास के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदलता है और साथ ही साथ अधिनियम, नीतियां और दिव्यांगों से संबंधित दस्तावेज और उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में भी कार्य जैसे देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम ये जानते हैं, जो विकलांगता होती है, हम जो विकलांग व्यक्ति होता है, पूर्व जन्म में क्या उनको हम कहते थे राक्षस, बुरी आत्मा या पूर्व जन्म का
पाप कहकर पुकार जाता था, जो कि धीरे धीरे लोगों का दृष्टि, जैसे समय बीतता गया उस तरह लोगों का दृष्टिकोण बदला। और भारत को 1947 में आज़ादी मिलने के पश्चात भारतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो कि लोगों की इनके प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन देखने को मिला। साथ ही साथ उसके तहत लोगों में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, नीतियां, अधिनियम में भी उनको दस्तावेजों में भी एक विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही साथ समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों का दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय बीतता गया, जिससे कि लोगों के में क्या था कि हाँ भाई, जो पहले इनको जो विकलांग व्यक्ति थे उनको हम पूर्व जन्म का पाप या राक्षस कैसे पुकारते थे, अब उनको विकलांगता की दृष्टि से देखा जाने लगा। उनके लिए एक विशेष तरह की शिक्षा दी जाने लगी, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग स्तर पर होने लगे। इसी तरह हम सबसे पहले बात करते हैं 16वीं शताब्दी। सो फ्रेंड्स, थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, इसे इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में क्या होता, पोप ग्रेगरी प्रथम ने धार्मिक वंश जारी अपने अनुयायियों को दिव्यांगजनों की सेवा करने का आदेश दिया, तो फिर भी उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जो ये कह रहे हैं जो पोप ग्रेगरी प्रथम थे, इनका ना एक वंश था, धामी वंश। इन्होंने उनके अनुयायी जो होते हैं ना, अनुयायियों को आदेश दिया कि भाई तुम जाओ, जो दिव्यांग जन है ना, दिव्यांग लोग, उनकी सेवा करो, क्योंकि उस समय इनकी जो दिव्यांग की जो स्थिति थी ना, बहुत ही खराब थी, हद से ज़्यादा। तो इन्होंने आदेश दिया कि हाँ भाई, उनकी जाके सेवा करो। उसके बाद आता है 17वीं शताब्दी। इसमें कहा गया है कि 17वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों की शिक्षा, दीक्षा एवं देखरेख की व्यवस्था की जाने लगी। साथ ही साथ बधिर बच्चों को लिखाना पढ़ना प्रारंभ कर दिया गया। इसी काल में हम सूरदास और अनन्नास का भी वर्णन मिलता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो सूरदास थे वो बहुत ही बड़े एक कवि थे, जो कि जन्मजात मतलब ब्लाइंड थे। साथ ही इसी 17वीं शताब्दी में ही हम इनके उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बाद चलता है, धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर हमारी आगे 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, इसमें कहा गया है कि इस युग में को पुनर्वास की अवस्था भी कहा जाता है। कि इस जो 18वीं शताब्दी था, इसे पुनर्वास की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि राजनीति सुधारकों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में दिव्यांगों की शिक्षा एवं दक्षता को जोड़ने एवं सफल प्रयास किया। कि जो राजनीतिक सुधार हुए थे उन्होंने ये प्रोसेस किया कि जो विकलांग व्यक्ति है उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन आया। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है 1748। देखिए 1748, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ, अब देखिए क्लियर। 1748 ईस्वी में डॉक्टर दीनरीड ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभिक की और सर वेलेंटाइन ने सन 1784 में ईस्वी में प्रथम अंध विद्यालय खोला। कि हमें बेसिक रूप से ये जानकारी मिलती है, जो वेलेंटाइन थे उन्होंने सबसे पहले 1784 में अंध विद्यालय खोला था, जो कि पहला था। ठीक है, देखिए समय बीतता गया। अब हमारा आ जाता है 19वीं शताब्दी। ये जो भी आपको पॉइंट बताया जा रहा है, ये दिव्यांगता है ना, इसका इतिहास बताया जा रहा है कि हम पहले किस तरह जो दिव्यांग जन के उनको हम राक्षस कह के बोलते थे कि राक्षस है, पूर्व जन्म का पाप है ना, ऐसे अलग अलग नामों से जानते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या दिव्यांगताओं के जो सामान्य लोग थे उनकी दृष्टिकोण बदलता गया, जिससे कि आपको अलग अलग समय में अलग अलग परिणाम और परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह हमारा आ जाता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि दिव्यांगजनों के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस शताब्दी में क्रमबद्ध तरीके द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। इस शताब्दी में दिव्यांग जनों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति लुई बेल रहे, का जन्म भी 1819 ईस्वी में हुआ। देखिए, लुई बेल को आप जानते ही होंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, बच्चों के लिए जो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं ना, उनके लिए लुई बेल की जो लिपि होती है ना, लिपि उसके लिए उनका आविष्कार किया है। क्या इसमें टोटल आपको 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो कि आपको अपने फिंगरों से छूकर, होता है ना विजुअल इम्पेयरमेंट जो देख नहीं सकते, वो अपनी फिंगरों से छूकर कर उसको पढ़ते हैं। उन्होंने, जो लुई बेल थे, उन्होंने इसकी वो किया था, स्थापना की थी, आरंभ किया था, ऐसे कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको ब्रिटेन के लोग दिव्यांगों की शिक्षा के लिए जागरूक हुए। जैसे कि जो ब्रिटेन था, वहाँ के जो लोग थे वो भी जागरूक हुए कि हाँ भाई, जो विशेष बालक होते हैं, उनको पूर्व जन्म का पाप या राक्षस ना बोलते हुए कि उनको एक विशेष अधिकार दिया जाए, कि उनके लिए भी कुछ हक है। इसके बाद आता है 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अमेरिकन 1887 से 1922 ईस्वी तक, अल्फ्रेड बिनेट फॉस 1857 से 1910 ईस्वी तक ये सब बेसिक जानकारी है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप ये देख सकते हैं, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लिख के यहाँ तक कि भारत में, ये मैं आपको हटा देता हूँ, अब क्लियर आपको दिखेगा कि भारत में सन 1857 में श्रीमती एनी शॉप ने अमृतसर में सर्वप्रथम अंध विद्यालय की स्थापना की। जो देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो भारत में सर्वप्रथम अंध विद्यालय कहाँ खुला, तो आप आंसर बोलेंगे अमृतसर। और किस सन में खुला? 1857। किसके द्वारा खोला गया? तो आंसर आ जाएगा श्रीमती एनी शॉप द्वारा। अब हमारे 19वीं शताब्दी के बाद हमारी आ जाती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में देखिए, ये जो 20वीं शताब्दी, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। जैसे कि इस शताब्दी के प्रारंभ में ही मानसिक तौर पर पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय खोले गए, परंतु ये प्रयास सफल नहीं हो सका। जो कि ये जो मानसिक तौर पर जो पिछड़े बालक थे ना, उनके लिए एक विद्यालय खोलने की एक कोशिश आरंभ हो गई कि हाँ भाई, जो मानसिक MR हैं, उनके लिए एक विशेष विद्यालय खोला जाए, कि जो MR बालक हैं उनके लिए एक विशेष विद्यालय खोला जाए, ताकि उनके लिए भी एक एजुकेशन हम प्रोसेस कर सकें। साथ ही साथ इसके बाद क्या होता है, 1903 ईस्वी में लंदन कमीशन और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ उत्तरदायी संस्थाओं ने मिलजुल कर मंदबुद्धि बालकों के लिए कुछ प्रावधान बनाए और उनके लिए शिक्षा प्रारंभ कर दी। इसमें क्या होता है कि 20वीं शताब्दी में ये एक इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसमें जो MR बच्चे होते हैं ना, मानसिक तौर पर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, हम मेंटल इलनेस, उनके लिए एक इनके शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए ना, इसमें आरंभ हो चुका था कि भाई उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन कुछ समय बाद 1903 में अनेक संस्थाओं और कमीशन द्वारा एक उनके लिए पर्टिकुलर एक शिक्षा आरंभ कर दी गई कि उनके लिए भी हाँ भाई शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा समय बीतता गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा 1929। इसके बाद हमारा जाता है 1929। इसमें क्या है, डॉक्टर कुजित बलत ने स्कूल फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, मद्रास एसोसिएशन की स्थापना 1936, या आपको शॉर्ट फॉर्म में या आपकी जो आता है इसमें एक MCQ टाइप में पूछा जा सकता है। 1936 ईस्वी में
मंदबुद्धि बालकों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की स्थापना की थी। ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है ये मुझको, तो आप भी कर लीजिए इसे नोट डाउन। इसके बाद हमारा धीरे धीरे 1929 भी बीत गया। उसके बाद आ जाता है 1992। इसमें आप जानते ही हैं कि RCI की स्थापना की गई। इसमें RCI की स्थापना की गई जिससे कि जो स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जो RCI था ना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था RCI ने, क्योंकि RCI एक ऐसी संस्था है जो कि केवल हर कोर्स के बालकों या जो स्पेशली फील्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, हर कोर्स होता है उस पर ध्यान देते हैं, उनका एग्ज़ाम कराती है, हर चीज़ से जो ये RCI ये संबंधित होती है स्पेशल बालकों के लिए, कि उनको कितनी गवर्नमेंट जॉब में कितना आरक्षण देना चाहिए, उनके लिए क्या प्रोसेस करनी चाहिए, कैसे उनका शिक्षा या सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए, ये सब हमारा प्रोसेस करती है RCI। उसके बाद 1992 के बाद आ जाता है 1995 PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि टोटल 7 प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, जो कि 3% विशेष बालों के लिए आरक्षण बताया गया है इसमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट आता है, इस प्रकार सरकारी एवं गैर सरकारी तौर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिव्यांगजनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं के साथ साथ सामान्य जीवन प्रदान करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में आसानी हुई, तथा इसके साथ ही दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त शौचालय उपलब्ध कराने हेतु प्रयास जारी हैं। साथ ही समय अनुसार उनके दृष्टिकोण में रुचि, व्यवहार आदि में परिवर्तन भी आया है और आधुनिक तकनीकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पॉइंट कह रहा है कि समय, देखिए जब हम स्टार्टिंग में जब हम इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति थे उनको हम अलग अलग नामों से जानते थे, जैसे कि राक्षस हो गया, है ना, पूर्व जन्म का पाप हो गया, अलग अलग नाम से जाना गया। तो आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी स्टार्ट हो चुका था बेसिकली, पर मुख्य रूप से हम 1947 से ही जब भारत में आज़ादी हुई, भारतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही स्तर पे क्या हुआ कि हाँ भाई, इस जो विकलांगता के क्षेत्र में ना, जो दिव्यांग है उसके क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जाने लगा, कि इनके लिए विशेष नियम बनाए गए कि क्या प्रोसेस क्या करना है, इनके लिए विशेष एजुकेशन बनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा RCI की स्थापना। देखिए RCI की स्थापना बेसिकली हम कहते हैं 1992, पर इसकी जो स्थापना का स्टार्टिंग थी ना, वो हो गई थी 1986 से ही, हम मतलब 1986 से ही ये स्टार्टिंग होगी कि भाई ऐसी कोई RCI जैसे ऐसी कोई संस्था बनाएंगे। इसकी बात चलना आरंभ हो गई थी 86 से ही, जिसका धीरे 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 चलते 1981 में धीरे धीरे इसका प्रोसेस होता रहा। और इस धीरे धीरे प्रोसेस होने के बाद 22 जून 1993 को ये जारी कर दिया गया, जिसमें कि हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी इस पर वो साइन कर दिए थे। पर्टिकुलर जो उन्होंने साइन किए थे, जो राष्ट्रपति थे उन्होंने 1 दिसंबर 1992 को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, और 22 जून 1993 से ये लागू हो गया था। तो इसलिए इसको हम 1992 से का वो कहते हैं, RCI को 1992 की स्थापना कहा जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। आप देख सकते हैं नैतिक और धार्मिक मॉडल भगवान के एक कार्य के रूप में विकलांगता या चिकित्सा विकलांगता, ये सामाजिक मॉडल, नैतिक मॉडल, ये अलग अलग मॉडल है, मानसिक मॉडल, ये आप पढ़ सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसका प्रॉफिट उठा सके। और जय हिंद, जय भारत।